प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान का करेंगे दौरा। भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस खाई में गिरी, 7 लोगों की मौत, 25 से अधिक लोग घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा आज होगी संपन्न। जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के साथ मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली किया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ करेंगी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर होगी चर्चा। जापान के वाकायामा में पीएम किशिदा के भाषण के दौरान हुआ बम विस्फोट, बाल बाल बचे पीएम फूमियो किशिदा। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। और आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की दिल्ली से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ और पंजाब की टीमें होंगी आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर चला जाता है तो ये एक जन आंदोलन बन जाता है। Climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement. Making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. And how behavioral change can tackle climate change इस शीर्षक वाली लाइव पहल पर पीएम ने कहा कि विश्व बैंक की यह पहल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस पहल को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। The World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart, and it is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. जल बिंदु निपातेन
क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च small drops of water when they come together fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैंने 2015 में यूएनजीए में बिहेवियरल चेंज की जरूरत पर बात की थी। तब से आज तक बहुत कुछ प्रगति हो चुकी है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. पीएम ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संस्थानों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। Global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासम्मेलन में अमित शाह संबोधित करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज तड़के एक दर्दनाक घटना हुई है। खोपोली इलाके में यात्रियों को लेकर जा रही एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 25 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। यूपी के श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब आज थाना क्षेत्र इकोना में एक इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को जेसीबी से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए थे। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया है। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकोना पहुंचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज हिमाचल दिवस है। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हुआ तब हिमाचल प्रदेश को
सी श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला, ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों, सुहाने मौसम और स्थानीय लोगों के स्नेह के लिए मशहूर है। राजधानी शहर शिमला पर्यटन के लिहाज से देश में सबसे मशहूर जगह है। ब्रिटिश काल से ही शिमला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन भी रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रहित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करता हूं। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पोइला बैसाख के अवसर पर राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एनसीसी वॉक, साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बंगाल अपना गौरव फिर से प्राप्त करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उदयपुर में बंगाली नववर्ष के मौके पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। महामारी के दौरान ऐसा नहीं लगा कि ये कठिन समय लंबा चलेगा। वहीं दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पर एकमत हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने 29 मार्च 2020 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से संक्रमण से खुद को बचाने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे के करीब रहने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का हृदयस्पर्शी संदेश दिया था। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा का आज अंतिम दिन है। डॉक्टर जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय विकास निगम के विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्तिगत शुभकामनाएं दी। जयशंकर ने कहा, हमारे संबंधों को और विकसित करने पर उनके मार्गदर्शन को हम महत्व देते हैं। पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत मोजाम्बिक की प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देगा। व्यापार, निवेश, रक्षा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के संबंधों में प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने मापुटो में नेशनल डी मेडिकामेटोस का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अरमिंडो टियागो को धन्यवाद देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वो संस्थान की अत्याधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक सुविधाएं देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा मोजाम्बिक प्रौद्योगिकी में की गई मदद से मोजाम्बिक में फर्क पड़ रहा है। अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर मोजाम्बिक आए जयशंकर ने अपनी समकक्ष वेरोनिका मैकामो के साथ 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान जयशंकर और मकामो ने व्यापार, निवेश, कृषि, ऊर्जा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास सहयोग और रक्षा सहित द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया और उन्हें और विस्तार देने के लिए नए रास्ते तलाशे। जयशंकर ने ट्वीट किया, बहुपक्षीय मंचों में हमारे ठोस सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। मोजाम्बिक को उसके सफल यूएनएससी अध्यक्षीय महीने के लिए बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ भी बैठक करेंगी, जिसमें
सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ मुख्यालय में आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी G20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जबकि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से सभी के लिए बेहतर भविष्य होगा। वित्त मंत्री ने प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक नीति में निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें विशेष रूप से कम आय वाले और ऋण भार वाले देशों में जल्द से जल्द ऋण राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त मंत्री ने वित्तीय अस्थिरता और कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अस्थिर वस्तुओं की कीमतों और मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आईएमएफ की भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया और 16वीं सामान्य समीक्षा के सफल समापन का भी आह्वान किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ द्वारा आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को बढ़ाने के विषय पर उच्च स्तरीय सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारतीयों के जीवन को आसान बनाने में काफी मदद की है। In India, during the last couple of years, we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity, that is, digital payments and consent-based data sharing, has helped us to improve our governance, bring ease of doing business and enable ease of living for our people. Leveraging the potential of identity and payments of through DPI alone, India's record opening of 462.5 million low-cost bank accounts, with 56% account holders being women. This has enabled us to transform the government service delivery by building the world's largest direct benefit transfer systems. Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received $322 billion directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than $27 billion just across key central government services and schemes. और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो आज एक धमाके में बाल बाल बच गए। खबरों के मुताबिक ये धमाका तब हुआ जब प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो भाषण दे रहे थे। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हरकत में आकर पीएम को सुरक्षित निकाल लिया। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। किशिदा सुबह वाकायामा प्रांत में साकाजाकी बंदरगाह का दौरा कर रहे थे। चीन और ब्राजील ने विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए गरीब देशों को हर साल हर वर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने के अपने वादे को पूरा करने का आह्वान किया है। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने चीन की यात्रा पर हैं। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और लुला डी सिल्वा के बीच एक बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने चिंता जताई कि विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली $100 बिलियन प्रतिवर्ष की धनराशि पर्याप्त नहीं है।
बयान में घोषणा की गई कि चीन, ब्राजील जलवायु परिवर्तन पर एक विशेष उप समिति का गठन करेंगे। फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की मैक्रोन सरकार की अत्यधिक अलोकप्रिय योजना को मंजूरी दे दी है। यह आदेश राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन की जीत के रूप में आया है। पेंशन बिल पर 3 महीने के बड़े पैमाने पर विरोध ने उनके नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया था। राष्ट्रपति मैक्रोन अब 15 दिनों के भीतर विधेयक को अधिनियमित कर सकते हैं। शीर्ष संवैधानिक निकाय ने राजनीतिक विरोधियों द्वारा जनमत संग्रह के आह्वान को भी खारिज कर दिया, लेकिन कानूनी खामियों का हवाला देते हुए पेंशन बिल में कुछ अन्य उपायों को खारिज कर दिया। इस कदम ने यूनियनों और पेंशन योजना के अन्य विरोधियों को नाराज कर दिया है, जिसमें आज फ्रांस के आसपास के स्थानों पर प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ताजा खबरों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेनी शहर स्लोवियांस्क में एक आवासीय क्षेत्र में शुक्रवार को एक रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 7 रूसी S-300 मिसाइलों को बखमुट शहर के पश्चिम में स्लोवियांस्क में दागा गया था, जहां यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर सबसे भारी लड़ाई हुई थी। ट्विटर पर यूक्रेन की पुलिस के मुताबिक मलबे से निकाले जाने के बाद 2 साल के एक मासूम की भी एम्बुलेंस में मौत हो गई। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब बात आईपीएल की। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। आरसीबी और डीसी के बीच इस मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं एक तरफ आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में है और दूसरी ओर दिल्ली की टीम अपनी पहली जीत हासिल करना चाहेगी। बैंगलोर के अपने घर यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में काफ़ी शानदार आंकड़े हैं। अगर दिल्ली को आरसीबी के गढ़ में जीत हासिल करना है तो टीम को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली को पहली जीत हासिल करने के लिए खेल के सभी क्षेत्रों में सुधार करना होगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब के साथ होगा। इन दोनों टीमों का इस साल प्रदर्शन अच्छा रहा है। लखनऊ का इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। वहीं पंजाब की टीम तीसरी जीत के साथ इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। लखनऊ ने अब तक 4 मैचों में से 3 मुकाबलों में टीम ने जीत दर्ज की है। वहीं पंजाब ने 4 मैचों में 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 205 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक ने नाबाद 55 गेंदों में 100 रन बनाए, जबकि एडन मार्कराम ने 26 गेंदों में 50 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए 31 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के लिए आंद्रे रसल ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के लिए मार्को जॉनसन और मयंक मार्कंडे ने 2-2 विकेट लिए। हैरी ब्रूक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फखर जमां और साइम अयूब ने 47 रनों की पारियां खेलकर स्कोर को उड़ान दी, जबकि अंत में फहीम अशरफ ने 16 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम के सिमटने से पहले 19.5 ओवर में स्कोर 182 रन तक पहुंचा दिया। जवाब देने उतरी न्यूजीलैंड की टीम टॉम लाथम की अगुवाई में उतरी। लाथम 20 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बीच में मार्क चैपमैन के 34 रनों की छोड़ दें तो कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक सका और पूरी की हुई टीम 15.3 ओवर में 94 रनों पर सिमट गई। इस दौरान पाकिस्तानी गेंदबाजों के स्टार बने तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, जिन्होंने 3.3 ओवर में सिर्फ 18 रन बन देते हुए 4 विकेट लिए। उनके अलावा इमाद वसीम ने 2 विकेट, जबकि अफरीदी, जमा, फहीम और शादाब ने 1-1 विकेट लिए। इस जीत के हीरो बने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ।
तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।